कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिनों हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उस क्रांति के क्या कारण थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो जो जैकोबिन था, वो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत पर संपत्तिहीन तबके के मताधिकार से हटा दिया गया, वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग खोल दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रत्येक आदर्श बन गए। तो हम लोग आगे देखें कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। फ्रांस में क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों से सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें आशा थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। जो तीसरा वर्ग था, वो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे महिलाएं सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिया। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन यानी सबसे महत्वपूर्ण मशहूर क्लब था और उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जारी रहा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का
जो उन्मूलन था वो उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का यह मतलब था। बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अब क्रांति चल रही थी, रोजाना की जिंदगी क्या थी, तो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती? 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन हो गए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में था, सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट अपने को घोषित कर लिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने एकमात्र साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में सौंप दी। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की पराजय हुई। यूरोप में बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आ गया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। तो बच्चों, पहला पाठ आप लोग पढ़िएगा और इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर खोजिएगा। पेंसिल से निशान लगाइएगा और अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा। पहला पाठ यही समाप्त। आप लोग पढ़कर, क्योंकि परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग किताब को सही से पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को याद करेंगे।